चलिए आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे बिहार आरक्षण संशोधन कानून 2023 जिस पर अमल हो रहा है, बनने की प्रक्रिया में है। कल 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा ने 2 विधेयक पारित कर आरक्षण की सीमा को बढ़ाया है। आज ये दोनों कानून विधान परिषद में पारित हो रहे हैं और फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। क्लियर है? कानून बनना तय है। विधानसभा परिषद में भी सरकार को बहुमत है और राज्यपाल का हस्ताक्षर होना भी तय है, तो ये कानून बनेगा। और ये भी तय है कि इस कानून को चुनौती भी मिलेगी, क्योंकि सीमा पार कर 75%, 50% की सीमा जो है वह पार कर चुकी है और सीमा बढ़ते बढ़ते कहां तक गई है? 75% तक। तो इससे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी, तो उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं क्या क्या हुआ है और क्या संभावना है, किस तरह बिहार सरकार 75% की सीमा के साथ नए कानून को बरकरार रख सकती है और किन किन पहलुओं से ऐसा कर सकती है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें कौन कौन सा कानून पारित हुआ है। कब पारित हुआ है विधानसभा से? 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा से 2 कानून पारित हुए हैं। कौन कौन? बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण SC ST BC संशोधन विधेयक 2023। क्लियर है? पहला कानून क्या है? पहला विधेयक क्या है? बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण SC ST BC अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2023। इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई है, इस विधेयक के संबंध में ये प्रावधान है। दूसरा है बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसमें आरक्षण की सीमा शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूल कॉलेज में नामांकन के संदर्भ में बढ़ाई गई है। ठीक है, 2 तरह के कानून संक्षेप में कह सकते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संबंध में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। ठीक है, और इसके लिए 2 कानून, 2 विधेयक पारित किए गए हैं। ठीक है, जो कानून बनने की प्रक्रिया में। अब थोड़ा हम देख लें कि इन 2 विधेयकों में आरक्षण की सीमा किस वर्ग के लिए कितनी बढ़ाई गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना था पहले? अनुसूचित जाति के लिए कितना था? 16% से बढ़ाकर कितना किया गया? 20%। कितना किया गया? 20%। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 1% से बढ़ाकर 2% किया गया है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12% से बढ़ाकर 18% किया गया है। अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, उनके लिए आरक्षण सीमा 18% से बढ़ाकर 25% किया गया है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कितना था? 10%। तो आरक्षण का जो प्रावधान 10% था वह बरकरार रखा गया है, उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। और कुल मिलाकर आरक्षण की सीमा कहां तक पहुंच गई? 75%। 20, 2, 22, 18, 40, 20, 60, 5, 65, 10, 75% तक पहुंच गई है। ठीक है, अब आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई गई, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है? क्यों सरकार ने बढ़ाया? तो सरकार का तर्क है कि SC ST OBC BC को जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए सरकारी संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में या नौकरियों में, उतना अभी भी नहीं है। जनगणना के आंकड़े आए हैं, वे बताते हैं कि समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा रही है। ठीक है, और बिहार के CM ने तो यहां तक कह दिया कि और जरूरत पड़ी तो और भी बढ़ाएंगे। खैर ठीक है, 75% का आरक्षण तय हो गया। जो 50% की सीमा जो तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस केस में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में कितना तय किया गया था? 50%। ये 9 जजों का बेंच था। क्या? 9 जजों का बेंच था और इसमें तय किया गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इंदिरा साहनी एक पत्रकार थी और इन्होंने ये नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। उसका विरोध जगह जगह हो रहा था। ऐसे विरोध प्रदर्शनों से ही प्रेरित होकर इंदिरा साहनी ने उस प्रावधान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर तय किया कि 50% से अधिक सीमा, 50% की सीमा क्रॉस नहीं होना चाहिए। और एक बात और उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
कि असाधारण परिस्थितियों में जब लगे कि किसी समुदाय विशेष का सरकारी सेवा में या शिक्षण संस्थानों में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, क्या राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाना जरूरी है, तब आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? लेकिन सामान्य परिस्थिति में 50% की सीमा को पार करना उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय के आधार पर जो रुख बनता था वो रुख कई बार दिखाया और मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण, पटेल आरक्षण पर को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे देखिए आंध्र प्रदेश में 2002 में शिक्षक भर्ती में शेड्यूल ट्राइब को 100% आरक्षण दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इससे तो SC OBC भी प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण दिया गया था 2021 में 16%, कितना? तो फिर ये इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये आरक्षण की सीमा बढ़कर 68% हो रही थी। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाया गया था 58%, इसको भी रद्द किया गया। उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात में पटेल आरक्षण 10% बढ़ाया गया था, उड़ीसा राजस्थान में भी बढ़ाया गया। वो कानून भी बढ़ाने की जो कानून था सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। अब यह चर्चा का विषय ये है कि बिहार सरकार ने तो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75%। तो इसे चुनौती दी जाएगी। तो चुनौती जब दी जाएगी तो क्या तरीके हैं इस कानून को बचाए रखने के? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज न करे इसके लिए 3 तरीके मोटा मोटी एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो तरीके अपनाकर बिहार सरकार इस कानून को खारिज होने से, सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने से बचा सकती है। पहला तरीका यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सिद्ध कर दे कि असाधारण परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में ऐसा किया गया है। कुछ समुदाय हैं जिन वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, उन वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व जितना होना चाहिए सरकारी नौकरी में या शैक्षणिक संस्थानों में उतना नहीं है, इसलिए सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। अगर यह सिद्ध कर देती है बिहार सरकार तो यह कानून खारिज होने से बच जाएगा। अब आधार क्या होगा, कैसे सिद्ध करेगी? तो बिहार सरकार ने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया है। पहले क्या किया, जाति आधारित जनगणना, और जाति आधारित जनगणना का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार रख सकती है और दिखा सकती है कि अमुक वर्गों का प्रतिनिधित्व, समुचित प्रतिनिधित्व सरकारी सेवा में या शैक्षणिक संस्थानों में नहीं है, इसलिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। क्लियर है? एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि बिहार सरकार प्रस्ताव पारित करे और केंद्र को भेजे कि इन दोनों कानूनों को कहां रख दिया जाए, नवी अनुसूची में। और नवी अनुसूची में जिन कानूनों को रख दिया जाता है उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर नवी अनुसूची में जो कानून रखा गया है अगर वो आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करता है तो उसकी भी समीक्षा हो सकती है। लेकिन 1991 में ऐसा देखा गया कि नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव की सरकार को समर्थन दे रही थी जयललिता और उनकी पार्टी AIADMK। ठीक है, तो वहां पर 69% का आरक्षण लागू किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के विरोध को न्यूट्रल करने के लिए जयललिता ने दबाव डाला था नरसिम्हा राव की सरकार पर, और नरसिम्हा राव की सरकार जयललिता की पार्टी के सहारे चल रही थी। जयललिता की पार्टी को 11 लोकसभा सीट प्राप्त था, तो अगर जयललिता समर्थन वापस लेती तो सरकार गिर सकती थी। फलतः नरसिम्हा राव की सरकार ने एक संविधान संशोधन किया और तमिलनाडु के कानून को नवी अनुसूची में डाल दिया और 69% की सीमा वहां अभी भी लागू है। तो यह भी कर सकती है केंद्र सरकार, लेकिन अभी परिस्थिति वैसी दिख नहीं रही। हो सकता है चुनाव के बाद नवीन राजनीतिक परिस्थिति आए तो हो सकता है उत्पन्न हो। ठीक है। तीसरा, 50% की सीमा आपने देखा 104वां संविधान संशोधन के क्रम में हुआ। क्या हुआ? EWS के 10%, तो 50% की सीमा क्रॉस किया गया। तो यहां भी यह संभावना बनती है कि अगर किसी तरह बिहार सरकार प्रयास करके केंद्र के द्वारा संसद में संविधान संशोधन करके इस कानून के संबंध में प्रावधान करे तो यह कानून बरकरार रख सकता है। तो 3 तरीके हैं, 3 संभावना है। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार यह सिद्ध करे कि असाधारण परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में
आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरा, केंद्र से अनुरोध कर नवी अनुसूची में इन दोनों को डाल दे। तीसरा, केंद्र से संविधान संशोधन करवाए। ठीक है, वो राजनीतिक समीकरण पर निर्भर करेगा। तो ये इस तरह 75% की सीमा वाला कानून जो है वो बच सकता है। ये तमाम पहलू हैं। आज विधान परिषद में पारित हो रहा है, आज 10 नवंबर है, पारित हो रहा है। इसके बाद ये दोनों कानून जाएंगे राज्यपाल के पास, राज्यपाल साइन करेंगे, फिर यह कानून लागू हो जाएगा। ये दोनों कानून लागू हो जाएंगे। उसके बाद चुनौती दी जाएगी, चर्चा का विषय रहेगा। आप लोग न्यूज देखते रहिएगा। ओके, बाय।